मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपका प्यार इतना बढ़िया मिला है साथियों पहले वीडियो को मुझे कि मैं रुक नहीं पाया। दूसरा वीडियो जो मेरे नोट्स हैं, जो पुराने मैंने नोट्स पढ़े थे, उन नोट्स का वीडियो आप लोगों के लिए मैं अब रेगुलर कंटिन्यू आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर साथियों जो है मिश्र बंधु विनोद से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले मैंने मिस्र बंधु विनोद पर फिनिश किया था। और जिसको भी ये वीडियो मिले मित्रों, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये नोट्स आपके जीवन को बदल देंगे। इनमें 1% भी कमी नहीं है, चाहे आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिए। इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा साथियों। दूसरी बात यह है कि कोई क्वेश्चन अगर इसमें छूट जाता है, कोई बात इसमें छूट जाती है, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो कोर्स नहीं ले सकते किसी का भी, साथियों मैं आपसे दावा करता हूं कि जितने भी ये पढ़ा रहे हैं ना इधर उधर, साथियों आपको मैं दावा करता हूं ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप चाहे इनसे नोट्स तैयार कर लीजिए। ये वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। एक वीडियो रोज आपको ये मेरे हस्तलिखित जो नोट्स हैं इसका आपको मिलता रहेगा। तो रोज के रोज नोट्स बनाइए। जो मैं यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ व्याख्या के साथ, उनको पढ़िए। और चैनल को यार जरूर प्यार दीजिए। साथियों आपके विश्वास पर भी मैंने इसको स्टार्ट किया है, और ये मुहिम जो है बहुत तगड़ी है। जो ये दलालियां हो रही है ना, जो भयंकर, कोई 200, कोई 100, कोई 300 रुपए में इस तरह की जो बेचा जा रहा है साथियों, ये कम पैसे का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, ऑटोमेटिक ही फायदा हो जाएगा। साथियों ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप निश्चित रूप से जुड़िए। और ये जो घर में जो भी रहती है सिस्टर्स वगैरह, जो नहीं कोचिंग ले पाती, जो हाउस वाइफ है, उनके लिए रामबाण साबित होंगे, मेरी गारंटी है। चलिए पढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद से हम लोग बात करेंगे। तो मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ साथियों मिश्र बंधु विनोद को, तीन भाई थे मिश्र बंधु, उन्होंने इसको लिखा। और ये चार भागों में प्रकाशित हुआ था साथियों। कितने भागों में? चार भागों में प्रकाशित हुआ था। जो प्रकाशन वर्ष है, प्रथम तीन भाग जो है इसके 1913 में, प्रथम तीन भाग तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। और इसके बाद में जो चौथा भाग है साथियों 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो मिश्र बंधु विनोद है उसकी रचना किसने करी थी? मिश्र बंधुओं के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में इसको चार भागों में प्रकाशित किया गया था, ये बात याद रखनी है। प्रथम तीन भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में। और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। मित्रों कहीं भी अगर आपको लगता है ऐसा, तो मैं इसमें करेक्शन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। आपको इसमें कोई भी अन्यथा चीज नहीं मिलेगी। और मैं यहाँ पर कोई भाषणबाजी आपको नहीं करूंगा, कोई ज्ञान आपको नहीं झाड़ने आया हूं मैं। साथियों आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। चलिए, मिश्र जो ब्राह्मण गोत्र से थे साथियों, और तीन भाई थे। और तीनों भाइयों ने मिलकर के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास किया। कौन कौन है? पंडित गणेश बिहारी मिश्र, क्या नाम है? पंडित गणेश बिहारी मिश्र है। और एक है राव राजा श्याम बिहारी मिश्र है। साथियों कहीं मिसप्रिंट होगी तो या नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दूंगा, श्याम बिहारी मिश्र है। तीसरा है राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र, क्या नाम है? सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है साथियों, सुखदेव बिहारी मिश्र। साथ ही ये दोनों के दोनों जो थे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की हुई थी। किसकी उपाधि प्राप्त की हुई थी? डीलिट की उपाधि इन्होंने साथियों प्राप्त की हुई थी। और इतने बढ़िया तरीके से साथियों मैंने नोट्स लिखे हैं। और इन नोट्स को पढ़ करके आज मेरा जीवन मैंने संवारा है। और शायद आपका भी जीवन जो है ईश्वर करे संवर जाए। ये नोट्स जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा हो, वो स्टूडेंट साथियों जरूर कमेंट करें कि उसको कैसे लगे हैं। मैं यही चाहता हूं मित्रों कि इन नोट्स को पढ़ करके हर स्टूडेंट को फायदा मिले। देखेगा। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें बात आती है, अब इस पुस्तक के अंतर्गत जो है साथियों 5,000 कवियों को स्थान दिया गया है। अगली बात है, हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन जो है, क्या है? इतिवृत्तात्मक। ये बात याद रखना, इतिवृत्तात्मक। ठीक है, इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम जो है
मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इतिवृत्ता जो लेखन है वो सबसे पहले कहां पर प्राप्त होता है, तो वो मिश्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इस ग्रंथ में कौन से मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास को 8 काल खंडों में बांटा गया है। कितने काल खंडों में? 8 काल खंडों में बांटा गया मित्रों। ये बात भी आप याद रखना। कितने कालखंडों में? 8 कालखंडों में बांटा गया है। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में, हिंदी साहित्य की इतिहास। अगली बात आती है, परवर्ती साहित्य इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को आधार बनाया। परवर्ती साहित्य इतिहासकार थे, उन्होंने इस ग्रंथ को क्या माना है? आधार ग्रंथ माना है साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहता हूं मैं वीआईपी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न यहां से बनता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रीतिकाल, वो कहते हैं कि रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त किए हैं। साथियों ये लाइन ऐसी कैसी उठ करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है? तो रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से प्राप्त किए हैं। ये लाइन वैसी की वैसी उठकर आ जाती है कि ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़ेंगे अब हम लोग। ठीक है। 5वां नंबर आता है राइटर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। हिंदी साहित्य के इतिहास को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई, उसे प्रकाशित किसने किया था? नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के जो काशी में है, उसने इसको प्रकाशित किया था। कब किया था साथियों? 1929 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। ये बात 100% आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। 1929 ईस्वी में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। साथियों मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, उसे नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया था। किसके रूप में? हिंदी शब्द सागर के रूप भूमिका के रूप में साथियों इन्होंने प्रकाशित किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा साथियों। जो ये हिंदी शब्द सागर है, इसके निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक तो है बाबू श्याम सुंदर दास, लिख लेना आप लोग। बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। 3 विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान था हिंदी शब्द सागर जो इन्होंने लिखा। दूसरे थे आचार्य शुक्ल। क्या नाम था? आचार्य शुक्ल रहे हैं। और इसके बाद में तीसरे आ रहे हैं यहाँ रामचंद्र वर्मा। क्या नाम है? रामचंद्र वर्मा साथियों। तो ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैसे जो नागरी प्रचारणी सभा काशी है, उन्होंने जनवरी 1929 में ये पुस्तक जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित करी थी। मैं यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ, जनवरी 1929 में प्रकाशित करी थी साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है अब यहाँ पर अगले पॉइंट की। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है, किसी भी देश या जाति का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्रवृत्ति का या साथियों चित्तवृत्ति का, ये दोनों बातें लिखी हुई आ जाती है। चित्तवृत्ति का या चित्तवृत्ति साथियों संचित प्रतिबिंब होता है। ये ऐसी की ऐसी बात उठ करके साथियों आपको वहां पर मिल जाएगी। निश्चित रूप से साथियों पढ़िए, आप आनंद लीजिए इन चीजों का। ऐसी चीजें अगर आपको मिल जाए ना, गारंटी है साथियों मैं आपको यहाँ पर
केवल केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स बेचने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया है, उसके लिए ये एक मुहिम है। और जिन्होंने ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स अगर रेगुलर पढ़ लिए और याद कर लिए ना मित्रों, मेरी गारंटी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यार मित्रों। आपका जो प्यार है वो मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे इतना जोश और उत्साह आ रहा है साथियों। और आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये लाइन आप याद रख लीजिए, किसी भी देश या जाति का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त विकासवादी पद्धति का प्रयोग किया था साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले किस पद्धति का? विकासवादी पद्धति का, विकासवादी विकासवादी पद्धति का विकासवादी पद्धति का प्रयोग किया। साथियों यहाँ सही नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम इतिहास लेखन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था मित्रों? विकासवादी पद्धति का प्रयोग किया था। बहुत तगड़े ये नोट्स है यार, बहुत तगड़े। मुझे आनंद आता है बार बार जब मैं इनको पढ़ता हूँ। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये इतनी बड़ी तगड़ी लाइन है कि जो आचार्य शुक्ल के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये बात आप याद कर लेना। कौन सा ग्रंथ माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था साथियों। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो कवि थे और लेखक थे, उनकी रचनाओं का इसमें जो है वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। क्या किया गया था मित्रों? वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए। इसमें जो भी रहे हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था, ये बात याद रखिए। अगला पॉइंट है, इसमें सर्वप्रथम युगिन परिस्थितियों, इसमें सर्वप्रथम क्या है? युगिन परिस्थितियों, युगिन परिस्थितियों, युगिन परिस्थितियों, युगिन परिस्थितियों व काव्य प्रवृत्तियों, लिख देता हूं साथियों यहां पर, व काव्य प्रवृत्तियों, व काव्य प्रवृत्तियों को आधार बनाकर के काल विभाजन या नामकरण किया गया है। तो ये याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, नामकरण किया गया है, वो किस आधार पर किया? एक तो है युगिन परिस्थितियों और काव्य प्रवृत्तियों को आधार बना करके काल विभाजन और नामकरण किया है। अगली बात है, शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा है। कितने काल खंडों में? 4 काल खंडों में बांटकर प्रस्तुत किया है साथियों। कितने? 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा और इन्होंने प्रस्तुत किया है साथियों। आगे बात करेंगे अब वीर गाथाओं के आधार पर प्रथम कालखंड को साथियों वीर गाथा कालखंड कहा, जो विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक रहा। साथियों, जो विक्रम संवत, जो वीर गाथा काल है, वो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक ये कालखंड रहा है। और वीर गाथा के आधार पर ही इसको बांटा गया है मित्रों। इसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। ये विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक साथियों ये रहा है कालखंड, पूर्व मध्यकाल। साथियों और भी आता है इसमें उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीति काल कहते हैं, जो 1700 से विक्रम संवत 1900 तक रहा। इसके बाद में आता है गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं, जो विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1984 तक रहा। ये कालखंड में अभी आपको बाद में करवाऊंगा, इसके लिए निश्चित रहिए आप लोग। इसके लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगा, आपको इसके घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों को हर चीज मिलेगी, हर बात मिलेगी, हर नोट्स, हर चीज मिलेगी, देखिएगा साथियों। अब आता है पॉइंट, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को
काव्यांग निरूपक लक्षण, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, यानी कि उत्तर जो मध्यकाल है, यानी कि जो रीति काल है, उत्तर मध्यकाल यानी कि साथियों रीति काल, उत्तर मध्यकाल मतलब रीति काल, जो रीति काल है उसको काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल नाम दिया है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है उसको काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथों की रचना प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों देखिए अब आता है अगला पॉइंट, गद्य साहित्य की प्रचुरता के कारण आधुनिक काल को गद्य काल कहा। गद्य साहित्य ज्यादा था इसलिए जो आधुनिक काल है उसको क्या कहा? गद्य काल कहा, यानी कि आधुनिक काल भी इन्होंने लिखा। आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है साथियों आप सबको पता है कि विक्रम संवत, टाइम पीरियड क्या था? विक्रम संवत 1900 से लेकर के 1984 तक ये रहा है साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बात करते हैं, भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है इन्होंने। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा? ये बात याद रखना भैया, भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कितनी शाखाओं में बांटा है? 4 शाखाओं में बांटा है। यहाँ देख लीजिए अब 4 शाखाएं। शुक्ल ने रीतिकालीन साहित्य को 3 काव्य धाराओं में बांटा, ये भी बात याद रखिए। अब भक्ति काल की बात करते हैं। भक्ति काल को साथियों सबसे पहले तो इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है साथियों सगुण काव्य धारा। ठीक है, अब निर्गुण काव्य धारा को वापिस इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरी है प्रेम मार्गी। इसके बाद में सगुण काव्य धारा को इन्होंने सबसे पहले कृष्णाश्रय और नंबर 2 पे रामाश्रय में बांटा। यानी कि जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसको इन्होंने संत काव्य भी कहा और इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीर रहे। तो याद रखिएगा भक्ति काल को पहले 2 भागों में बांटा है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा की बात पहले कर लेते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा है उसको इन्होंने ज्ञान मार्गी शाखा यानी ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य भी कहा जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर है। इसके बाद में प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्य कहा जिसके प्रतिनिधि कवि जायसी है। इसके बाद में सगुण काव्य धारा पर आ जाते हैं, ये कृष्ण आश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा है। इसको कृष्ण काव्य भी कहा, इसको राम काव्य भी कहा। किसने कहा ये आगे बात करेंगे। कृष्ण काव्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास हैं और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं वो तुलसीदास है। हो जाएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इनका जो जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 अक्टूबर 1884 में हुआ था, आप याद कर सकते हो साथियों। 11 अक्टूबर 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ। हो जाएगा याद, 11 अक्टूबर। और मृत्यु भी बता देता हूं भैया यहाँ पर, कोई सोचे कि सर आपको मृत्यु भी पता है क्या? मृत्यु भी बता रहा हूँ, 2 फरवरी, साथियों इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2 फरवरी 1941 को हुई थी। 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात भी आप याद रख सकते हो। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? देखो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रचना हिंदी साहित्य का इतिहास जो जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है रस मीमांसा जिसमें सैद्धांतिक समीक्षा की गई है, ये 1939 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, रस मीमांसा दूसरी रचना है, सैद्धांतिक समीक्षा की गई 1939 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास भी एक रचना लिखी थी। क्या? गोस्वामी तुलसीदास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना लिखी। इसके बाद में महाकवि सूरदास के बारे में इन्होंने व्यवहारिक समीक्षा करी। इसके बाद में चिंतामणि के 4 भाग लिखे, एक निबंधात्मक ग्रंथ है। इसके बाद में विश्व प्रपंच इन्होंने दर्शनवाद पे आधार पर लिखा और लास्ट इनका रहा था त्रिवेणी। ये इतने सारी चीजें इन्होंने लिखी है मित्रों, इसलिए आप याद कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या लिखा। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और चिंतामणि 4 भागों में लिखी है। विश्व प्रपंच और त्रिवेणी इनके द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, इनका जो काव्य संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह है मधु स्त्रोत। क्या है, कौन सा काव्य संग्रह? मधु स्त्रोत। इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है, एक तो जायसी ग्रंथावली का और देवनागरी प्रचारणी सभा में इन्होंने काम किया है साथियों। अब विशेष कथन पे आ जाते हैं। विशेष कथन क्या रहा? क्या तगड़ी बात है।
विशेष कथन क्या रहा साथियों? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है, क्या बोला उन्होंने विशेष कथन में? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आहा, मजे आ गए भैया, मजे आ गए रे मेरे लाला। पढ़ लो रे मेरे साथियों, पढ़ लो, जबरदस्त नोट्स हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे बात करेंगे। आचार्य शुक्ल ने केशव को रीति काल के प्रवर्तक पद से हटा करके चिंतामणि त्रिपाठी को, ये बात याद रखना, को रीति काल का प्रवर्तक घोषित किया था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो आचार्य केशव दास जी थे उनको रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। उन्होंने किसको माना रीतिकाल का प्रवर्तक? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। नोट कर लेना भैया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को नहीं माना, उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगली बात, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया माना है। ये लाइन बहुत तगड़ी है, यहां से प्रश्न आता है कि आचार्य शुक्ल ने क्या माना? भक्ति आंदोलन को क्या माना? मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हिंदू जाति की हताशा की प्रतिक्रिया माना। हो जाएगा यार, नोट कर लेना एक एक चीज, एक एक बात। साहित्य इतिहास, साहित्य इतिहास आलोचना श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई थी, ऐसे में लिख देता था पहले, ठीक है। अब आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा नामकरण के लिए 12 वीर गाथा नामकरण के लिए 12 ग्रंथों को आधार माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा जो नामकरण किया है उसके लिए 12 ग्रंथों को आधार माना। याद कर लेना किसने लिखा है, ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा, हमीर रासो सारंगधर ने, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, परमार रासो जगनिक ने, बीसल देव रासो नरपति नाल, कुमार रासो दलपत विजय, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, विद्यापति की पदावली विद्यापति, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने, और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने। साथ ही ये 12 के 12 जो ग्रंथ है, इन्होंने आधार यानी कि वीर गाथा नामकरण के लिए इन 12 ग्रंथों को आधार माना है। और एक क्वेश्चन तो इनमें से पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है, तो याद यहां भी कर सकते हो आप। विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की। हमीर रासो सारंगधर की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। परमार रासो जगनिक। बिसल देव रासो नरपति नाल। कुमार रासो दलपत विजय। कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति की, विद्यापति पदावली भी विद्यापति की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, और जय मयंक जस चंद्रिका, इसमें मयंक आ रहा है इसलिए मधुकर कवि के, याद रख लेना। खुसरो के पहले अमीर खुसरो की है। तो इस तरह से ये भी आप याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण देन आचार्य शुक्ल की रही है। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे उनके बाद हिंदी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण देन किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रही है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र के द्वारा ये कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब 6 नंबर पर आ जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है साथियों 1907 में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1979 में हुई, यानी कि 19 मई 1979 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान इनका रहा है ग्राम छपरा और जिला बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान रहा है। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो रचना लिखी है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में इन्होंने लिखा। इसके बाद में दूसरी रचना थी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी। तीसरी रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में इनके द्वारा लिखा गया। साथियों इन तीनों रचनाओं में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्रम से भी पूछ लिया जाता है। तो पहले नंबर पर यह आएगी
दूसरे नंबर पर यह आएगी और तीसरे नंबर पर यह रचना आएगी। तो साथियों, हिंदी साहित्य की भूमिका, इनकी पहली रचना है 1940 में लिखी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल इनके द्वारा 1953 में लिखी गई। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सबसे बड़े आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके? आचार्य शुक्ल के। आगे बात करते हैं। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल, कौन सा? इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल, इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल कहकर पुकारा। शुक्ल का जो वीर गाथा काल है, इन्होंने उसको क्या कहा? आदि काल का, यानी कि वीर गाथा काल या उसको आदि काल नाम किसने दिया था? साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया था। याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा भी कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा और आदिकाल को इन्होंने अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। किसको? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो प्रसिद्ध कथन रहा है, इनका प्रसिद्ध कथन था, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। इन्होंने ये बात, बहुत तगड़ी बात कही है, और इसे याद भी कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, किसका कथन है? किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वीआईपी प्रश्न बनता है यहाँ से। कौन सा भैया? वीआईपी प्रश्न बनेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, आचार्य द्विवेदी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय न मानकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण क्या है? भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण प्रवाह माना है। क्या माना है? अक्षुण्ण प्रवाह माना है साथियों, ये याद रखना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय न मानकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्ण प्रवाह माना है। इन्होंने इतिहास को तीसरी आंख कहा। इतिहास को तीसरी आंख किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है मित्रों। अगला आता है यहाँ पर 7वें नंबर पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, इनकी बातें क्या रही है। चलिए, इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1905 को। इनका जन्म कब हुआ? 15 सितंबर 1905 को। मेरे हिसाब से 1951 में हुआ होगा यार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 में हुआ था। ठीक है। 15 सितंबर 1905 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान है सागर जिला, एमपी। तो आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इनका जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ, मृत्यु 1990 में हुई और जन्म स्थान है सागर जिला, एमपी में पड़ता है साथियों। ठीक है। इसकी रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनके द्वारा लिखी गई रचना है, जो 1938 में, प्रकाशन वर्ष कब है इसका? 1938 में। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इनकी प्रमुख कृतियां और भी रही है, ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए। अंजलि, हिमहास, निशित, निशित का मतलब आधी रात होता है, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। 10 रचनाएं जो इनकी इंपोर्टेंट रही है वो मैंने यहाँ लिख दी। और भी है लेकिन मुख्य तो यही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 किसने लिखा?
तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अंजलि इनकी रचना है, हिमहास है, निशित है, जौहर है, चित्तौड़ की चिंता है, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य, अभिशाप। साथियों जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए ऐसे बनाना और जगह भी देना, ताकि और भी कोई आप ये ऐड करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं आप। ठीक है। अब इनका कालखंड क्या रहा, इन्होंने पांच भाग, पांच कालखंडों में बांटा। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा अथवा हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा, उसको कितने कालखंडों में बांटा, पांच कालखंडों में बांटा है। पांच कालखंडों में इन्होंने इसको बांटा है मित्रों। ठीक है, याद हो जाएगा, याद रखना। आगे बात करते हैं। आदिकाल को दो भागों में बांटकर इन्होंने आदिकाल को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक तो संधि काल व चारण काल। किस किस भागों में बांटा, इन्होंने दो भागों में बांटा है आदिकाल को, संधि काल। ठीक है, आदिकाल को क्या कहा है इन्होंने, संधि काल। और दूसरा भाग इन्होंने रखा है चारण काल। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा भाग इन्होंने चारण काल रखा है मित्रों। ठीक है, ये आप भी याद करना कि आदिकाल को जो है दो भागों में बांटा, संधि और चारण काल। बांटने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा, निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य, मैंने बताया था ना आपको, जिसका जो है प्रतिनिधि कवि कबीर थे, तो इन्होंने जो है निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा। तो मैंने आपको बताया था कि संत काव्य किसने कहा, सूफी काव्य किसने कहा, तो वो कहने वाले थे कौन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो याद कर लोगे क्या, तो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहा, किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। आगे बात करेंगे मित्रों। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में ही लिख दी थी। वो थी देश सेवा शीर्षक से इन्होंने लिखी थी, देश सेवा शीर्षक से लिखी थी। और 51 रुपए का पुरस्कार इन्होंने उसमें प्राप्त किया था। आगे है, इन्होंने जैन कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखना साथियों, हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानने वाले कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। साथियों हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ही है। स्वयंभू को, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ बन जाते हैं। और अगली बात आती है डॉक्टर नगेंद्र की। साथियों ये है डॉक्टर नगेंद्र, कौन है, डॉक्टर नगेंद्र साहब हैं। ठीक है, अब डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म हुआ है वो 1915 में हुआ है। कब हुआ है, 1915 में हुआ। और इनकी मृत्यु 1999 में हुई। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले रचना है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, 10 भागों में, और 1973 में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में, 10 भागों में लिखा। दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरी रचना है रीति काव्य की भूमिका। याद रख लेना, तीन रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगले राइटर आते हैं यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। क्या नाम है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं अगले राइटर हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1928 में। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। साथियों ये बात याद रखना कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की जो रचना थी वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ये दो खंडों में विभाजित हुआ था और इन्होंने लिखा था। प्रकाशन वर्ष 1965 रहा है। इनका जो काल विभाजन है साथियों, चार प्रधान कालखंड में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर। इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा नाम दिया है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को इन्होंने क्या नाम दिया, रोमांसिक काव्य परंपरा इन्होंने नाम दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने जो है शालिभद्र सूरि को, किसने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का यानी कि हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखें, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। हो जाएगा याद। लास्ट है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास।
ठीक है। हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास है ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 16 खंडों में ये आता है साथियों। कितने खंडों में? 16 खंडों में। ये क्वेश्चन मैंने अनेक बार देखा है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा कितने खंडों में बांटा था? 16 खंडों में बांटा था। हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को इन्होंने प्रकाशित करने की योजना बनाई थी साथियों। ठीक है। तो साथियों ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अब अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए आएगा वो रचनाओं से संबंधित होगा। साथियों टाइम का अभाव होने की वजह से मैं इतना ही बना पाया हूँ। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगेगा, आप नोट्स बनाते जाइए कंटिन्यू। ये दूसरा वीडियो है साथियों। अगर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ये मेरे नोट्स हैं, मैंने लिखे हैं, और साथियों बहुत बढ़िया नोट्स हैं, और आपको ये मैं बहुत जल्दी स्पीड के साथ कराऊंगा, ताकि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने कि फर्स्ट ग्रेड की पूरी तैयारी में आपको कराऊंगा। आप मेरे जो जैसे करिए वैसे कराऊंगा साथियों। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और प्यार कीजिए मित्रों। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।